हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका जो ये पेपर है ये 21 जनवरी 2021 को हुआ था और शिफ्ट फर्स्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 35 है। दोस्तों, इसके पहले 34 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, जा कर के उसे देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो जावा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा याद रखिएगा, जावा आपका एक भाषा है, कंप्यूटर भाषा है। जिस प्रकार से सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन, ये सब जितने हैं ये सब भाषा, वैसे जावा भी एक भाषा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, मानव आँख का एक हिस्सा जो है ये कर्णावर्त जो लिखा हुआ है ये नहीं होता है। बाकी पुतली, कार्निया, पच्छामाभी, मांसपेशियाँ, ये सब जितनी हैं ये सब आँख के से संबंधित है, आँख का हिस्सा है। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, जो आँखों को डोनेट करने वाली बात आती है, आप लोगों ने सुना हो कि उन्होंने आँख दान किया, तो आँख में जो दान किया जाता है वो कार्निया का ही दान किया जाता है। इसको याद रखिएगा और ये एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला है दोस्तों, मानवों में वृक्क में द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो दोस्तों, ये ब्रिक आपके जो किडनी में किनके द्वारा जो घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, इन यौगिकों को के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है, तो वो नेफ्रॉन होता है। और सेम यही क्वेश्चन दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, वो IRNSS 11 था, उसको याद रखिएगा। ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, आज प्रासंगिक नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का कोई उपग्रह अगर इसरो लॉन्च करता है तो करंट में ऐसे कोई याद रखिएगा ये सब चीज़ें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। पर्यावरणीय चिंता नहीं है तो ओजोन परत का बढ़ना ये चिंता का विषय नहीं है। अगर ओजोन परत घटती है तब वो समस्या होती है दोस्तों। बाकी प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि ये भी चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग ये भी चिंता का विषय है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि ये भी आपके चिंता का विषय है। लेकिन ओजोन परत का बढ़ना ये अच्छी बात है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत यानी कि लीवर होती है। और दोस्तों, ये साइंस का पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, इसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक। दोस्तों, इसे जारी कौन करता है, एक बार ये भी पूछा गया था। तो IUCN द्वारा ये संस्था है जिसके द्वारा ये जारी किया जाता है और ये कई बार पूछा गया, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे अंतःस्यंदन के रूप में इसे जाना जाता है, अंतःस्यंदन। अगला दोस्तों, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसे कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे कोई मान लीजिए अलग धातु की छड़ है दोस्तों, इसके ऊपर कोई ऐसी परत हम डालना चाहते हैं तो इसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। और ये साइंस का भी पेट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो दोस्तों, जो रोम होता है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है। और रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ऑनली मेमोरी।
केवल ये मेमोरी केवल पढ़ी जा सकती है, इसको मिटा करके या लिखा नहीं जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी। तो होमी जहांगीर भाभा ने ये भविष्यवाणी की थी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। तो दोस्तों जो कुटीर उद्योग होते हैं उसमें जो उत्पादन होता है माल का उत्पादन, ये घरेलू स्तर पर होता है। अगला दोस्तों, किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसे किस वर्ष किया गया था? तो 1944 में इसे किया गया था, 1944 में। और दोस्तों याद रखिएगा कि IBRD का जो मुख्यालय है, आपसे ये भी पूछा जाता है, तो ये वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC। ये वाशिंगटन DC वही जो है जो USA संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। अगला दोस्तों, भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों जो धूसर क्रांति होती है जिसे ग्रे रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों ये सरसों का जो उत्पादन होता है इसे पीली क्रांति कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों कच्चा तेल का जो उत्पादन होता है इसके अंतर्गत कच्चे तेल को इसे ब्लैक रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो ये चारों फैक्ट याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला दोस्तों, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है इसका मुंबई में स्थित है। और दोस्तों आपके रेलवे का ये पिट क्वेश्चन है, शायद कोई एग्जाम होगा जिसमें ये नहीं पूछा गया होगा, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि ये गीतांजलि पुस्तक नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था उन्हें, 1913 में। और वो भी एक चीज़ और फैक्ट याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में कि ये पहले व्यक्ति भारतीय थे जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि जो गोरा पुस्तक है, ये जो गोरा पुस्तक है, ये गोरा पुस्तक भी रविन्द्रनाथ टैगोर का ही है। और एक बार सीधे सीधे पूछा गया था कि गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन जो है इन्होंने ही लिखा। और बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, वो भी इन्होंने ही लिखा है। तो इतने सारे फैक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में याद रखिएगा। और आपके रेलवे, RPF कांस्टेबल, ELP सब में ये सब पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का हिस्सा था? तो जिसमें भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ये इसका प्रावधान था। इसी के तहत भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बनने वाले थे, इसी अधिनियम के तहत बने थे। अगला दोस्तों, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो था अलाई मीनार का निर्माण करना चाहता था। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो दोस्तों ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। इसीलिए एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1955 में हुई थी। अगला दोस्तों, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो दोस्तों पहला भारतीय राज्य राजस्थान था। और राजस्थान के किस जिले में लागू हुआ था? दोस्तों ये भी पूछता है। तो ये नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और दूसरा राज्य दोस्तों जो था वो आंध्र प्रदेश था, ये भी याद रखिएगा। और ये भी आपके RPF कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला दोस्तों, भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो दोस्तों ये लॉर्ड रिपन संबंधी थे इल्बर्ट बिल से। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों यूएन के पहले महासचिव जो थे ट्राइवेली थे, और इसको दोस्तों ट्रिगवेली भी पढ़ते हैं। तो ट्राइगवेली भी पढ़ते हैं और ट्रिगवेली दोनों मिला करके पढ़ते हैं, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो ये K2 है। इसी K2 को ही दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो गॉडविन ऑस्टिन इसी को कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, या तो K2 नाम देगा या गॉडविन ऑस्टिन देगा, दोनों एक ही है और दूसरी है। और दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, पहली सबसे ऊंची चोटी क्या है जो पहले नंबर पे है? वो माउंट एवरेस्ट है। तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? पर्यावरणीय चिंता नहीं दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ओजोन परत का बढ़ना या पर्यावरणीय चिंता नहीं है। अगला दोस्तों, 2018 में से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतरा था। तो दोस्तों ये देहरादून से उड़ान भरने वाला था, देहरादून से। ये उस समय का दोस्तों करंट का क्वेश्चन था, तो आज प्रासंगिक नहीं है ये। अगला दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? तो दोस्तों ये 1858 में की गई थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसी के बाद 1858 में पूरी तरह से ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां अपने पास ले ली गई थी। अगला दोस्तों, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसमें। तो वही रेड डाटा बुक इसे कहा जाता है, जिसे IUCN संस्था जारी करती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं? तो दोस्तों झारखंड की जो सीमा है वो नेपाल के साथ साझा नहीं करती हैं। और ये क्वेश्चन आपके RPF कांस्टेबल का सेम क्वेश्चन वही रिपीट कर दिया गया है दोस्तों, सेम क्वेश्चन वही रिपीट कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, झारखंड की सीमा नहीं लगती, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है। अगला दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो इमारत थी इसी को विक्टोरिया मेमोरियल कहा जाता है, विक्टोरिया मेमोरियल। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा था दोस्तों कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है जिसे कैपिटलिस्ट भी कहा जाता है, ये इसमें उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। अगला दोस्तों, बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस का परिवहन करती है? तो दोस्तों ये जो है आपका पेट्रोलियम का परिवहन करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों इसमें 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में ही याद रखिएगा, इसको घुमा करके पूछता है कि संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा? तो दोस्तों के कस्तूरी रंगन जी जो थे ये RBI के गवर्नर कभी नहीं रहे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियो मिलता रहे। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को
संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। और दोस्तों ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला दोस्तों, तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? तो दोस्तों ये जो था 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था। और दोस्तों मैसूर युद्ध के बारे में फैक्ट याद रखिएगा, मैसूर युद्ध के दौरान 4 युद्ध हुए थे। एक बार ये भी पूछा था कि कितने युद्ध हुए थे, कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो 4 हुए थे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे दोस्तों। जिसमें से पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की संधि। दूसरा जो हुआ था दोस्तों, इसमें मंगलौर की संधि हुई थी। और तीसरा जो हुआ था दोस्तों, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसको याद रखिएगा, ये तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा के दौरान कौन कौन सी संधियां हुई थी, ये आपसे पूछता है। तो 4 मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें से पहले मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, दूसरे में मंगलौर की संधि हुई थी, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और चौथे वाले में लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर राज्य का विलय कर लिया था। ये चारों फैक्ट याद रखेंगे आप। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है? तो दोस्तों यहाँ पे चीनी जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। और यहाँ पे टोटल दोस्तों ये जो 6 भाषाएं हैं, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। ये जो 6 भाषाएं हैं कौन कौन सी हैं दोस्तों? ये चीनी के साथ साथ यहाँ पे अरबी भाषा भी चलती है। अरबी भी है, अंग्रेजी भी है और फ्रांसीसी भाषा भी है। चीनी हो गई, अरबी हो गई, अंग्रेजी हो गई, फ्रांसीसी हो गई, फिर इसके बाद दोस्तों रूसी भाषा भी होती है, रूसी और स्पेनी। ये आपकी 6 भाषाएं होती हैं। और इन 6 भाषाओं को बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है। जिसमें दोस्तों अंग्रेजी और ये फ्रांसीसी 2 भाषाएं हैं, इसमें इसका सारा काम होता है। तो ये 6 भाषा याद रखिएगा। और किस में काम होता है, 2 भाषा, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ये भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों आपके रेलवे में ये कई बार पूछा गया, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये 1951 में शुरू हुई थी। इसका कार्यकाल था दोस्तों 1951 से 1956। और दोस्तों इसका एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था या किस पे ये आधारित थी? तो कृषि की स्थिति में सुधार। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी कृषि में सुधार पर ही जोर दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो दोस्तों ये जो था वाडेयार जो वंश था उसका निवास स्थान था। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।